नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे और जिन खबरों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक वानखेड़े जी मौजूद है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सर, बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी है सोशल मीडिया पॉलिसी। अब उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या है ये धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो बातें समझ में आती हैं उसमें यह है कि आप अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं, आप अगर ऐसी कोई बात करते हैं जो सत्ताओं को, सरकारों को चुभेगी, तो फिर आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब इस पर नाराजगी भी सर बहुत ज्यादा सामने आ रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात करें, वही बात इस करेंगी। तरीके तुम दिन को कहो दिन तो हम रात वरना हवालात। राइट। और अखिलेश यादव भी इस तरीके की बात कह रहे हैं। मतलब अब सर वही बात है कि सच पर क्या ये जो पहरा है, सच बोलने पर, सच बोलने वालों पर जो पहरेदारी की बात हो रही है, क्या उत्तर प्रदेश में सच बोलना गुनाह हो जाएगा सर? देखिए चंद्रकांत जी, मुझे लगता है कि जो ब्रॉडकास्ट बिल केंद्र ने वापस लिया जी, और ये कहा कि ये रीड्राफ्ट होना है, इस पे अभी बाकी स्टेक होल्डर से बात होगी, वो इस डर के लिए लिया क्योंकि वो बिल पास नहीं होता। जो 52 लोग हैं जिनके वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो 52 भी नहीं मानते इसके लिए। ये संविधान के खिलाफ होता, ये राइट टू एक्सप्रेशन के खिलाफ है। सोशल मीडिया पॉलिसी हर राज्य ने लाई, यूपी ने लाई, कोई नई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पॉलिसी होती क्या है? वो जी, जी। विज्ञापन की पॉलिसी होती है। अच्छा। सोशल मीडिया में क्योंकि अखबारों के लिए पॉलिसी है, टेलीविजन चैनल के लिए पॉलिसी है, सोशल जी, मीडिया पे विज्ञापन कैसे दिए जाएंगे इसके लिए जी, एक पॉलिसी का मैटर था। अखबारों में सर्कुलेशन के हिसाब से कमर्शियल रेट या डीएवी रेट होते हैं, या टेलीविजन पे भी स्पॉट के हिसाब से या आपकी व्यूअरशिप के हिसाब से, और डिजिटल में आपके व्यूज कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, इस पे तय होता है जनरली। खासकर इंस्टाग्राम हो गया, सोचा फेसबुक पेज हो गया, जी, जी। आपका ट्विटर हो गया, फिर आप यूट्यूब हो गए। तो इसके लिए एक पॉलिसी हो सकती है कि 5 लाख रुपए हम इतने व्यूज वाले और इतने मिलियन फॉलोअर्स वाले को देंगे। इस स्लैब में 30,000 पर मंथ वाले स्लैब में वो होंगे, और उसमें वो विज्ञापन होते हैं। देखिए, पॉलिसी विज्ञापन की होती है, पॉलिसी रिश्वत की नहीं होती। पॉलिसी ये नहीं होती कि ये चैनल की व्यूवर, इसका 2 मिलियन इसके फॉलोअर है और इसका व्यूवरशिप महीने का 5 करोड़ है, तो इसको हम 3 लाख रुपए महीने देंगे क्योंकि ये हमारी बातें करता है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपको विज्ञापन चलाना है। कई यूट्यूबर्स जो है या बाकी सोशल मीडिया पे ये विज्ञापन खुद के नहीं चलाते, जो विज्ञापन चलते हैं उस पर उनको शेयर मिलता है। यूट्यूब की पॉलिसी में यदि विज्ञापन हम अपने लेने लगे तो यूट्यूब अपना विज्ञापन क्यों देगा? तो हम मोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। ऐसी कई चीजें हैं। तो ये देने वाले हैं, या मैं कई जगह पे अभी रिसेंटली लोकसभा के चुनाव में मैं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, वहां से बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन हमने कहा कि हम चैनल पे आपके विज्ञापन नहीं लगा पाएंगे, आप यूट्यूब के पास जाइए, वो लगाएगा। हम यूट्यूब से मोनेटाइज कर रहे हैं, हम यदि अपने विज्ञापन लगाने लगे तो यूट्यूब के विज्ञापन बंद होंगे। तो आप तो ये चुनाव के कुकुर मुत्ते जैसे उगते हैं, चुनाव के बाद थोड़ी फंडिंग करेंगे आप। और हमको कम से कम यूट्यूब ने कंट्रोल नहीं किया। कल तो आप ही कहोगे कि कांग्रेस ने विज्ञापन दिए 1 करोड़ के, तो आप इसको कर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नंबर 2 का मतलब कैश में पैसा लेते हैं। हमने कहा कि हम सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं कि सरकार 24 घंटे दूरबीन लगा के बैठी है, तो हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा कानूनी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट में हम ले नहीं सकते। तो एक पॉलिसी है, यूपी सरकार देगी मतलब ये लेंगे कोई जरूरी नहीं, लेकिन यूपी सरकार की वो पॉलिसी कि आप हमारी योजनाएं ग्रामीण भाग तक पहुंचाएंगे तो हम आपको पैसा देंगे। मतलब आपको यूपी सरकार का भोपू बनना पड़ेगा। आपको सुबह उठते से आरती गानी पड़ेगी, जय देव जय देव जय योगी बाबा, जय योगी बाबा, जी, गोरखनाथ पिटेश्वर जय योगी बाबा। अब यही आरती गाने के लिए कुछ लोग होंगे तैयार। हमारे यूट्यूब मतलब टेलीविजन चैनल से बहुत सारे गोदी हो गए, ऑलमोस्ट अखबार गोदी हो गए, लेकिन सोशल मीडिया में अभी पत्रकारिता जिंदा है। आपके यहाँ पत्रकारिता जिंदा है, तो वो लोग क्यों चलाएंगे? ना विज्ञापन चला पाएंगे, ना सरकार ने अच्छी योजना की तो क्यों नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। सरकार ने एक योजना घोषित की, जल नल योजना।
घर घर नल योजना। हम्म। वो योजना बहुत अच्छी है भैया, घर में पानी पीने का जाता है, पीने के पानी की मारामारी है आज उत्तर प्रदेश में, हर घर में पीने की पानी जाता है, तो बिल्कुल ये अधिकार है लोगों का। सरकार विज्ञापन देती है बड़े बड़े अखबारों में, चैनलों में, सोशल मीडिया में, जिनको लेना है वो भी विज्ञापन लेंगे, लेकिन इस जिले में हर घर में पानी पहुंच गया, ये सरकार का दावा है। और हमने कहा कि आधे जिले में भी पहुंचा ही नहीं। वो सच्चाई आपने सामने लाई जी। तो क्या सरकार आपको फिर कहेगा कि आपने ये अच्छी काम किया, हमारे गलतियां हमारे सामने लाई इसलिए पैसा देता है? क्या वो विज्ञापन पॉलिसी ऐसा करती है? वो विज्ञापन पॉलिसी एक रिश्वत है। अच्छा। आप हमारी फटेती करिए, आप हमारी आरती उतारिए, हम आपको पैसा देंगे। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन इसका जो है जी। कि आप यदि खिलाफ बोलेंगे, उसके लिए इस विज्ञापन पॉलिसी में या इस सोशल मीडिया पॉलिसी में कानून या कोई बनाने की जरूरत नहीं। हमारे देश में ऑलरेडी कानून है। क्या ये पॉलिसी लाने के पहले उत्तर प्रदेश ने पत्रकारों पे, कई लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए? देशद्रोह के केसेस फाइल नहीं किए? किस किस कानून के तहत किए? जब देशद्रोह का कानून है, मानहानि का कानून है, ऑलरेडी कानून का प्रोविजन है, तो फिर एक नया प्रोविजन क्यों, एक नया कानून किस लिए भाई? जी। आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़े इस बात को क्रेडिट लेते हैं कि मैंने कानूनों को, जो बिल्कुल बेकार कानून थे उनको खत्म किए। इस देश में कानून बहुत ज्यादा थे, प्रधानमंत्री कानून खत्म कर रहे हैं, योगी जी कानून बनाए जा रहे हैं। ये विसंगति कैसी? मैं मानता हूं कि राष्ट्र, देश में भाई इतने लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं कोई, लेकिन उनके कोई प्रोविजन नहीं राष्ट्रद्रोह को, छूटे रहे वो। इसका उलट है, यूपी सरकार के नियत पे क्यों शक है? क्योंकि यूपी सरकार ने जितने लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लिखाए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियां देखिए जी। एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि क्या डीएम और एसपी दिमाग घर पर रख के आते हैं? उन्होंने कहा कि आपको आपके पॉलिटिकल आका कहेंगे देशद्रोह लगाओ, लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए ये देशद्रोह बनता कहां से है। और उस इलाहाबाद बेंच ने कई लोगों के देशद्रोह के केसेस खत्म कर दिए। तो जो हमारे ऑलरेडी कानून है उसके लिए नया कानून लाने की जरूरत नहीं। आप धमका रहे क्या? योगी आदित्यनाथ जी को सवाल है, आप धमका रहे क्या? आपके कुकर्म पे पर्दा उठेगा इसके लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं क्या? यदि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन कहेगा आप गलत कर रहे हैं? और जो कहेगा गलत कर रहे तो उसको सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। हाँ, लेकिन आप सब्जेक्टिव बात कहेंगे, आपको सिर्फ जलता हुआ बांग्लादेश दिखता है और फिर आप कहते हो कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन आपको मणिपुर नहीं दिखता। मणिपुर तो आपका अपना प्रदेश है, हमारा अपना प्रदेश है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मणिपुर में जो लोग जल रहे, कट रहे, मर रहे, वो मेरे भाई है, इस देश के नागरिक है। उसके लिए क्यों नहीं दिल में आग लगती योगी जी को? दर्द क्यों नहीं होता? वो क्यों दर्द नहीं होता? बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए सबको दर्द हो रहा है। आपके यहाँ गोकुल अष्टमी के दिन 2 लड़कियां टंग जाती है, दुखद, बहुत शर्मनाक। तो क्या वो शर्मनाक घटने के बारे में जिक्र करना देशद्रोह होगा? और यदि ये देशद्रोह होगा तो ये अशोक वानखेड़े ये देशद्रोह रोज करेगा। मेरा दायित्व संविधान के प्रति, मेरा दायित्व मेरे पाठकों को, मेरे दर्शकों के प्रति, मेरा दायित्व मेरा तिजोरी भरने का नहीं। यदि पत्रकारिता में आए हैं तो पत्रकारिता में सामाजिक सरोकार की एक झालर है जी। पत्रकारिता ये सिर्फ 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करने का साधन नहीं। पत्रकारिता हो गया, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, शिक्षक हो गए, हमारे सैनिक हो गए,
जी। आपको क्या लगता है सैनिक क्या तनख्वाह पाने के लिए बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे है? ना, जो देश तनख्वाह सेवा का उनको मिलती है जज्बा वो है, तनख्वाह जज्बा कम है। ज्यादा बाहर मिलती। एक जज्बा बिल्कुल, है, जज्बा है। एक समाज के प्रति अपना समर्पण है। बिल्कुल। वो झालर है इसलिए सीने पे गोली लेकर अपने परिवार को भगवान भरोसे छोड़कर हम्म। वो अपना जीवन त्यागने का, सर्वोच्च हम्म। त्याग जो है जीवन त्यागने का, वो हम्म। करने वाले मेरे सैनिक है। तो कल मैं कहूं उनको सैनिकों को तो क्या हुआ भैया, नौकरी करते हो तनख्वाह मिलती है, तो कौन सा ग्रेट काम कर रहे हो ना। सामाजिक दायित्व है, पत्रकारिता में सामाजिक दायित्व है। तो ये देशद्रोह करने के अच्छा। लिए, यदि इनके नजर से देशद्रोह है तो ये ऑलरेडी है, तो जरूरत क्या है? जी। ये अच्छा सर। एक्चुअली पॉलिसी जी। लाई गई दूसरे पार्ट के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही पहला बात है। पार्ट तो शुगर कोटिंग है। कई बार हम्म। दवाई इतनी कड़वी होती है कि आदमी खा ही नहीं सकता, तो उसको कैप्सूल में देते हैं। हम्म। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक ऊपर का कवर होता है स्टार्च का, वो पेट में हम्म। जाके घुल जाता है। सारी कड़वी, खट्टी, मीठी अनुभूति आपके जबान पे होती है। आप कैप्सूल जबान पे रखते हो, उसको कोई टेस्ट ही नहीं होता, पानी से निगल जाते हो। जब तक वो पेट में गल के सारी पाउडर बाहर आ जाती है, तब तक तो आपकी जबान होती नहीं, तो आपको वो अनुभव नहीं। तो हम्म। इन्होंने बेसिकली पॉलिसी लाई, हम्म। ये आजीवन कारावास वाली, हम्म। ये धमकाने के टोन में लाया हुआ एक हम्म। प्रोसेस है। और उसको हम्म। शुगर कोट करने के लिए ये हम्म। विज्ञापन का एक ये है। इसका मतलब कल आप एक अखबार की पॉलिसी निकालेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हम्म। इंडिया डीवीपी की पॉलिसी निकालेगी कि जिस सरकार का, जिस अखबार का ये सर्कुलेशन है उसको ये रेट मिलेगा, जिस सरकार का ये जिस अखबार का ये सर्कुलेशन है उसको ये रेट मिलेगा। हम्म। साथ में ही जो अखबार सरकार के खिलाफ लिखेगा उसको आजीवन कारावास होगा। ये नहीं हम्म। कर सकते आप, हम्म। कतई नहीं कर सकते। ये हम्म। प्रेस की आजादी पे हमला है, हम्म। ये अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। बिल्कुल। ये अपने भटेती करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक गाजर दिखाया जा रहा है। हम्म। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल एक बनता है। अभी चर्चा, एक और चर्चा जब हो रही थी इसमें, मैं ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का जो चुनाव होना है, योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगने लगा है कि जो दिल्ली दरबार है, जो गुजरात लॉबी है, वो उनसे उतनी उनका इस बार साथ देने वाली है नहीं 27 में। तो उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने ये तैयारी शुरू कर दी है कि इस तरह से, जिस तरह से आपने जो बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भोंपू बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार करवाया जाए, ताकि 27 के चुनाव में जो आशंकाएं हैं कि योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ सकते हैं, उसके पहले ये तैयारी कर ली जाए कि मोदी और शाह अगर नाराजगी जताते भी हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ को ना हो, ऐसी चर्चा नहीं, है। क्या ऐसा आप उसके इसमें लिए कुछ देख रहे हैं? चंद्रकांत जी, उसके लिए पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है। हम्म। पॉलिसी की उत्तर जरूरत प्रदेश नहीं है। सरकार गोदी मीडिया चैनल को, जो न्यूज चैनल है गोदी, जो जी सुबह जी से जी जी। शाम तक बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी करते रहते हैं, उनको जी। करोड़ों रुपए के विज्ञापन देता है। देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता अभी दे ही रहा है ना। है। दे रहा। सोशल मीडिया भी आप करिए, हम्म। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम्म। और जहां पैसा मिलता है वहां तो देश का सबसे बड़ा, आपके लखनऊ वाला ही देश का सबसे बड़ा यूट्यूब बोलने वाला, सबसे ज्यादा बड़ा यूट्यूब जो अपने आप को बोलता है, वो भी हम्म। जहां पैसा मिलता है वहां नाचने लगता है। हम्म। ऐसे कई लोग हैं, बिल्कुल। अडानी के दरबार में नृत्य करते हो लोग, हम्म। करें। लेकिन आप जो आपका भोपो बजाने वाला है उसको देखिए, सब स्वतंत्र है। हम सवाल हम्म। पूछने के लिए स्वतंत्र है, तो कोई भजन गाने के लिए भी स्वतंत्र है। बिल्कुल। योगी चालीसा पढ़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं उनको गलत नहीं कहता। वो अपना काम उनके कर रहे अपनी हैं, लिस्ट हमारा है, हम अपना वो काम कर अपना रहे हैं। काम कर रहे हैं, उनको अपना परिवार चलाना होगा, उनको पैसा बिल्कुल कमाना ठीक होगा। बात। बिल्कुल उनको ठीक बात। लगता होगा योगी जी अच्छा काम करते तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला उनको कि तुम मत करो। जी। बिल्कुल जी। करिए। तो योगी जी ऐसे लोगों को ढूंढे, उनको पैसा दे, अपनी जय जयकार करवाए। लेकिन जो जय जयकार नहीं करेगा हम्म। उसको जेल डालूंगा, ये बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात। राष्ट्रद्रोह का कोई पैमाना नहीं है। कौन हाँ। देश विरोधी बात करेगा? अब इन्होंने अपने आप को राष्ट्र मान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ बोला तो, जैसा अडानी के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो बोले देश का विकास रोकना चाहते हैं लोग। अडानी देश के विकास हो गए, हम नहीं मानते अडानी देश का विकास।
हम खेत में मरने वाले किसान को भी देश के विकास का द्योतक मानते हैं। हम लाखों एमएसएमई में काम करने वाले, जितना अडानी एम्प्लॉयमेंट नहीं देता उसका 10 गुना एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई देता है, छोटे छोटे उद्योग देते हैं। हम उन लोगों को देश का विकास मानते हैं। रात दिन काम करने वाले कर्मचारियों को देश का विकास मानते हैं। हम अडानी अंबानी को नहीं विकास मानते। आप मानते होंगे, आपका इंटरेस्ट होंगे, आप मानिए, हम मना थोड़ी करते हैं। लेकिन यदि उनका कुकर्म बाहर आ गया तो आप कहते हो कि वो देश के विकास को ब्रेक लगाने के लिए ये हो रहा है ना। कुछ उद्योगपति चोरी कर रहा है, उसकी चोरी पकड़ना है, पकड़ी गई है, उसको जनता के सामने लाना है। अच्छा सर, योगी जी को यदि मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वो उत्तर प्रदेश के भलाई के लिए, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भला हो, किसान सुखी रहे, उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो, इसीलिए योगी जी के मुख्यमंत्री बने हैं जी। चुनाव में तो यही बात होती है, राम राज्य स्थापित करने की बात होती है। तो राम राज्य में यदि रावण कोई आक्रमण करे तो योगी जी को बताना तो पड़ेगा ना कि आपके राम राज्य में ये रावण के करतूत वाली काम हो रहे हैं। अब इससे योगी जी हाथ होके कहे कि आप देशद्रोह कर रहे हो, तो सर इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और योगी जी के कहने से देशद्रोही नहीं होता कोई। न्यायपालिका है इस देश में जी, वो तय करेगी कि हमने देशद्रोह किया कि नहीं किया। बिल्कुल सर। अच्छा सर, चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हूं, लेकिन एक सवाल बड़ा लाजमी है आपसे पूछना, वो पूछ रहा हूं आपसे महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की सियासत में हमने पहले भी आपसे चर्चा की है, आपने बड़ी बारीकी से उसको समझाया भी। एक बार फिर से सर छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा का मुद्दा उछल गया है, और इस बार विपक्ष की वजह से नहीं उछला है। हालांकि 2 घटनाएं महाराष्ट्र में हुई हैं सर, मैं दोनों घटनाओं का जिक्र आपके सामने कर देता हूं। एक तो अजीत पवार ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं, और एनसीपी ने बड़ी नाराजगी जताई, कई जिलों में प्रदर्शन की भी खबरें आई। और दूसरा, आदित्य ठाकरे और नारायण राणे का जो पूरा एपिसोड हुआ महाराष्ट्र में, जिस तरह से नारायण राणे एक न्यूज चैनल के ऊपर भड़क गए, उसके बाद नाराजगी हुई, आदित्य ठाकरे का भाषण हुआ। महाराष्ट्र में सर बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बड़ा दिलचस्प चल रहा है, और ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और पता नहीं बार बार ऐसा क्यों लगता है कि ये मुद्दा चुनाव तक रहने वाला है, ये मुद्दा इतनी आसान जी। देखिए चंद्रकांत जी, प्रॉब्लम क्या है सत्ता पक्ष बीजेपी के साथ, बीजेपी वहां सत्ता में है और सत्ता बीजेपी ने जुगाड़ से की है। अब वहां किसानों की आत्महत्या पे विपक्ष बोले आंदोलन करे, तो बोले आत्महत्या पे आप राजनीति नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र के उद्योग भगाए गए, भगा के ले गए गुजरात में, उसके लिए आवाज उठाओ, तो बोले इस पे आप राजनीति नहीं कर सकते। वहां बालिकाओं का शोषण हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया, आप इस पर राजनीति नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फीट का स्टैचू 8 महीने में नीचे गिर के टुकड़े हो गया है। महाराष्ट्र के मेरे कम से कम जानकारी में ये पहली बार हुआ है सर, और ये छत्रपति का घोर अपमान। अब इसके लिए भी बोले तो बोले आप इसमें राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है, यदि इसमें राजनीति नहीं कर सकते तो फिर भाजपा इसी बातों पे, जब विपक्ष में तब राजनीति क्यों करती थी? 2 साधु पालघर में मारे गए थे, तो भाजपा ने क्यों इसमें राजनीति की थी? उसमें भी नहीं करनी चाहिए थी साधुओं पे राजनीति। आप करो तो सदाचार, दूसरे करे तो व्यभिचारी होना नहीं चाहिए। अब सबसे पहले तो हाथ उठा लिए सरकार ने ये बोल के कि ये स्टैचू नेवी ने लगाया था, हमारा कोई लेना देना। आज कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर है, उसके डायरेक्टर मिश्रा जी ने आज एक बात बताई। उन्हें कहा कि ये पुतले का सारी चीजें हमसे अप्रूव हुई, तब हमें ये 6 फीट का बताया गया था, ये 35 फीट का कैसा हुआ हमें पता नहीं। ओहो। दूसरी बात है कि जो कलाकार है जो ये मूर्ति बनाता है, यदि उसको ये बताया गया कि भाई तुम 35 फीट की बनाओ, तो फिर उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर साथ में चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पे खड़ा होगा। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर तय करेगा कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, तब जाके पुतला होता है। हाँ, उसकी बारीकियां तय होंगी, उसके बाद ही बारीकियां तय होती है। जी जी जी। ये किसने किया, क्या किया, कोई बताने को तैयार नहीं। अच्छा, सरकार ने बोल दिया कि भाई हम इसमें कुछ लेना देना नहीं। नेवी क्या है, नेवी ने कहा हम ऑर्डर करते हैं। लोगों ने फिर कहा कि ये जो ऑर्डर दिया था पुतला बनाने का, ये ऐसे व्यक्ति को दिया था जिसने जिंदगी में कोई बड़ा काम किया ही नहीं था। ओहो।
क्या वो एकनाथ शिंदे के बेटे का दोस्त था? सवाल उठता है। क्या किसी ने किसी को प्रमोट किया था? ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही। विपक्ष इस पे नाराज है। विपक्ष अपनी रोटी सेकेगा क्यों नहीं सेकेगा? आप यदि उद्धव ठाकरे के टाइम पे यदि पुतला गिर जाता तो आप बोलते कि हिंदुत्व खतरे में है, इसलिए ऐसा हुआ, ये जानबूझ के गिराया गया। जब साधुओं की हत्या आपने जानबूझ के बताई, जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को आप हत्या बता रहे हैं, जब दिशा सालवनिया के एक्सीडेंट को आप हत्या बता रहे हैं, ये तो आप बताते आ रहे थे। तब आपको शर्म नहीं आई इन लोगों के मौत पे राजनीति करने की? लेकिन तब उद्धव ठाकरे की सरकार, आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो हुआ कुछ नहीं था। वो जो राजकोट है जहां पे एक पुतला था, वह पुतला गिरने के बाद महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता वहां गए। गए तो पुलिस प्रशासन को मालूम था, सबको पता था। वो जब गए तो पीछे नारायण राणे भी चले गए और फिर किले में एंट्री और एग्जिट पे झगड़े हो गए। नारायण राणे का कहना है बाहर के लोगों कैसे आ गए। नारायण राणे कोकण के हैं, आदित्य ठाकरे मुंबई से आता है। पहली बार किसी ने मुंबई महाराष्ट्र में विघटन की बात नहीं। यदि बाकी लोग कोकण में बाहर के हो जाते हैं तो फिर नारायण राणे मुंबई में किस हैसियत से आते हैं? नागपुर में किस हैसियत से आते हैं? औरंगाबाद में किस हैसियत से आते हैं, जिसको संभाजी नगर कहते हैं? किस हैसियत से आते हैं? नारायण राणे तो कोकण से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र सबका है, किसी के बाप की बपूती नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने राड़ा किया। राणे से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। राणे ने धमकी दी कि मैं घर में घुस के जान से मार सकता हूं। शरद पवार जी ने कहा कि हमारे शराफत को कमजोरी ना समझे, हम चुप रहते हैं, संजीदता से पेश आते हैं, लेकिन आपने यदि कदम टेढ़ा किया तो उसको सीधा करना हमको आता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अरे शरद पवार जी ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नारायण राणे धमकी देता है, बोले नारायण राणे ऐसा नहीं कर सकता। अरे जिस नारायण राणे पे मंत्री होते हुए अरेस्ट हो गए थे, वो ये बोलने के लिए कि मुख्यमंत्री के कान के नीचे बजाऊंगा। आप किसी भी सड़क छाप आदमी को सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, तो दो चीजें हो सकती है। या तो वो उस ओहदे के अनुसार अपने आप को ढालता है, या उस ओहदे को सड़क छाप बना देता है। नारायण राणे की भाषा तमीज की भाषा नहीं थी, एक राजनीतिक प्रगल्भता की भाषा नहीं जी। और नारायण राणे ने यदि ऐसा कहा कि कोकण में मैं मारूंगा, घुसने नहीं दूंगा बाहर के लोगों को, तो फिर महाराष्ट्र में हर क्षेत्र में, विदर्भ, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई में ताकतवर लोग हैं कि जो नारायण राणे और उनके दोनों बच्चों को घुसने नहीं देंगे। क्या करेंगे? नारायण राणे को मुंबई का आदमी तकलीफ देता है, गुजरात का आदमी आके ऊपर राज करके जाता है, उसको तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही बात। सत्ता का मक्खन खाने के लिए इंसान कितने नीचे गिर सकता है, ये महाराष्ट्र के राजनीति का बेहतर उदाहरण है। और ये मामला चुनाव तक चलेगा। चुनाव और चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए जी। चलिए सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, दोनों जगह बड़ी हलचल है और ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में भी है। उससे ज्यादा हलचल इन दिनों सर जो उत्तर प्रदेश में फैसला आया, जिस पर हमने आपसे चर्चा की, उस पर भी है। और सर जब ये फैसला आया तो कुछ लाइनें बड़ी ज्यादा चर्चाओं में आ गई। प्रियंका गांधी ने भी कुछ लाइनें, लेकिन मैं भी आपको कुछ लाइनें सुना देता हूं और आपको डेडिकेटेड भी कर देता हूं। बड़ी तगड़ी लाइनें किसी ने लिख दी हैं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। और सर झुकाने का हुक्म जब जब आया, हम और भी सर उठा के निकले हैं। तो ये जो चल रहा है, पत्रकार कभी झुकेंगे नहीं। पत्रकार हमेशा अपनी बात रखेंगे, सच्चाई को रखेंगे। हम कोई भोंपू नहीं है
और हम हमेशा सच के साथ हैं, सच दिखाएंगे, सच के लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे। सर बहुत शुक्रिया, इस बेहद महत्वपूर्ण पहलू को बड़ी बारीकी से आपने शुरुआती दौर में समझाया। दर्शक भी इसे समझे होंगे, जो पूरी पॉलिसी को लेकर जो भ्रम थे वो भी कई दूर हो गए होंगे। और इस महत्वपूर्ण मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।